आप जानते हैं, भले ही आप वेलनेस और पर्सनल ग्रोथ में बहुत रुचि रखते हो, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर इतनी सारी जानकारी कभी-कभी सच में भारी लगने लगती है ना? हमेशा कोई नई रिसर्च या कोई ट्रेंडी प्रैक्टिस सामने आ जाती है। ऊपर से आधुनिक जीवन की लगातार चलती हलचल भी रहती है। ऐसे में मन में सवाल आता है, क्या मानसिक संतुलन के बारे में सोचने का कोई और भी आसान या कहें बुनियादी तरीका हो सकता है? तो आज हम वाकई में उस शोर को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। हम एक बहुत ही रोचक प्राचीन स्रोत अष्टांग हृदयम में गहराई से उतरने जा रहे हैं। जी। यह एक मुख्य आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसे आचार्य वाग्भट ने लिखा था, और जहां बहुत से लोग आयुर्वेद को शारीरिक चीजों के लिए जानते हैं, वहीं इस ग्रंथ में मन के बारे में भी कुछ बेहद सटीक और वाकई में उपयोगी बातें बताई गई हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज हमारा मकसद यही है कि हम इस प्राचीन स्रोत से मानसिक कल्याण से जुड़ी वे कालातीत बातें निकालें। हम देखना चाहते हैं कि ये विचार आज के इस अत्यधिक जुड़े हुए अक्सर तनावपूर्ण संसार में हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं और हमें कैसे संबोधित करते हैं। इसे एक शॉर्टकट की तरह सोचिए, शायद चीजों को देखने के एक अलग समग्र नजरिए की ओर जाने का रास्ता, मानसिक समृद्धि का एक संपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम आज मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आमतौर पर इसमें थेरेपी, दवाइयाँ या कुछ खास सेल्फ केयर चीजें शामिल होती हैं। लेकिन अष्टांग हृदयम इस विषय को कुछ अलग तरीके से देखता है। इसका मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मूल विचार क्या है? हाँ, ये काफी अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद मन और शरीर के बीच कोई सख्त रेखा नहीं खींचता। यह सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, यह उनके पूरे दृष्टिकोण की बुनियाद है। सच्चा स्वास्थ्य, जिसे वे स्वस्थ कहते हैं, केवल एक चीज के बारे में नहीं है। इसे चार आपस में जुड़े पहलुओं में संतुलित और सामंजस्यपूर्ण स्थिति के रूप में देखा जाता है। चार पहलू, वाह! ठीक है, ये तो निश्चित रूप से आम सोच से कहीं व्यापक है। हम आमतौर पर सिर्फ शारीरिक या कभी-कभी केवल मानसिक स्थिति पर ही ध्यान देते हैं। ये चार कौन से हैं? ठीक है, तो ये हैं शरीर, शरीर, मन, मनस, इंद्रियां, इंद्रिय, और दिलचस्प बात यह है कि आत्मा, आत्मा। हम्म। और ग्रंथ वास्तव में इस बात पर जोर देते हैं कि जब ये चारों एक साथ सुचारू रूप से काम करते हैं, जैसे आपका शरीर अच्छा महसूस करता है, मन स्पष्ट रहता है, इंद्रियां न तो बहुत अधिक उत्तेजित होती हैं और न ही कम, और आप खुद को किसी गहरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तभी सच्चा स्वास्थ्य होता है आपका उद्देश्य। शायद तभी आप असली शांति, एकाग्रता और हाँ, आनंद की उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये सिर्फ बीमार न होने की बात नहीं है, यह पूरी तरह से जीवंत और स्वस्थ होने की बात है। ये बहुत तर्कसंगत लगता है। ये समझाता है कि क्यों कभी-कभी आप जानते हैं, केवल एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे सिर्फ जिम जाना या केवल टॉक थेरेपी करना, ऐसा महसूस हो सकता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है। आप शारीरिक रूप से फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन दौड़ रहा है या आप पूरे दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं या खुद को थोड़ा भटका हुआ महसूस करते हैं, तो आप वास्तव में उस स्वस्थ अनुभव को नहीं कर रहे हैं। यह इसे देखने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। तो अगर यही आदर्श है, तो अष्टांग हृदय में वास्तव में क्या बताया गया है कि मानसिक समस्याएं या मनोविकार किस कारण से होते हैं? मुझे सच में जिज्ञासा है कि ये प्राचीन विचार आज हम मानसिक परेशानी के बारे में जो सोचते हैं, उसके मुकाबले कैसे टिकते हैं। अच्छा सवाल है, और यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। ग्रंथ तीन मुख्य कारणों की ओर इशारा करता है, और याद रखिए, ये शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियों पर लागू होते हैं। पहला और शायद सबसे गहरा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध, ठीक है, यानी बुद्धि की गलती। ये तो बहुत गहरा लगता है। व्यवहार में इसका असल मतलब क्या है? हाँ, यह सिर्फ कोई गलत फैसला लेने से कहीं ज्यादा है। इसे इस तरह बताया गया है कि आप अपनी ही बेहतर समझ, अपनी आंतरिक बुद्धि या अंतर्ज्ञान के खिलाफ काम करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप भीतर से जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपके शरीर और मन को क्या चाहिए, वह शांत आवाज, वह अंतःकरण की अनुभूति। प्रज्ञापराध तब होता है जब आप जानबूझकर इसे अनदेखा करते हैं, शायद आदत, अहंकार या किसी अस्वस्थ चीज के प्रति लगाव के कारण। सही क्या है जानना, पर कुछ और करना। ग्रंथ का तात्पर्य है, असली बुद्धिमत्ता केवल जानना नहीं, यह जानने पर अमल करना है, कार्यों को आंतरिक सच्चाई से संरेखित करना है। यहीं से मानसिक शांति की शुरुआत होती है। वाह! तो यह सिर्फ एक बौद्धिक चूक नहीं है, ये कुछ हद तक खुद को नीचा दिखाने जैसा है। यह हमारी भलाई के लिए बहुत सी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हम पर ही डाल देता है। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा मुख्य कारण क्या है? दूसरे को असन्यर्थ संयोग कहा जाता है। हम कठिन शब्द है, लेकिन इंद्रियों का दुरुपयोग। इंद्रियों का दुरुपयोग, है ना? इसका मतलब, जब हम अपनी पांचों इंद्रियों का असंतुलित या अनुचित तरीके से उपयोग करते हैं, तो हमारे मन को अस्थिर कर सकता है। तो आज के समय में हमारे लिए इसका मतलब है कि फोन पर अंतहीन स्क्रॉलिंग वगैरह, है ना? 24/7 न्यूज़ साइकिल, लगातार शोर। मेरा फोन तो कई बार सच में एक इंद्रिय हथियार जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एकदम सही आधुनिक उदाहरण है। या हम ये इसका उल्टा भी हो सकता है, सकारात्मक और स्थिरता देने वाले इंद्रिय अनुभवों की कमी, जैसे कि प्रकृति में पर्याप्त समय न बिताना, शांतिपूर्ण ध्वनियाँ न सुनना,
या ध्यानपूर्वक भोजन न करना। सोचिए कोई व्यक्ति जो पूरा दिन ऑफिस में फंसा रहता है, तेज रोशनी के नीचे स्क्रीन को घूरते हुए, बिल्कुल। और फिर वे घर जाते हैं और भी स्क्रॉल करते हैं, शायद तेज आवाज में टीवी देखते हैं या तीव्र वीडियो गेम खेलते हैं। उनकी इंद्रियों को कभी आराम नहीं मिलता, कभी पोषण नहीं मिलता। वह लगातार ओवरलोड या यहाँ तक कि कम उत्तेजना भी बेचैनी या मानसिक धुंध पैदा करती है। यह एक बहुत स्पष्ट और दुर्भाग्यवश परिचित तस्वीर पेश करता है। ठीक है, और तीसरा कारण? तीसरा है परिणाम। इसका अर्थ कुछ ऐसा है जैसे समय या तनाव का प्रभाव। हम्म। यह मूल रूप से यह स्वीकार करता है कि केवल समय का बीतना, ऋतुओं का बदलना या हफ्तों, महीनों, वर्षों तक तनाव का जमा होना ये सीधे तौर पर असंतुलन पैदा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक घिसावट है। हम कैसे लगातार दबाव हमारे मानसिक किनारों को झुलसा देता है, ये पूरी तरह से समझ में आता है। हम ऋतुओं का बदलना महसूस करते हैं, है ना? और तनाव भी। हाँ, ये तो बहुत से लोगों के लिए लगभग हमेशा बना ही रहता है। तो ये तीन चीजें, बुद्धि की गलती, इंद्रियों का दुरुपयोग और समय व तनाव का प्रभाव, ये मन के संतुलन को बिगाड़ देती है, खासकर वे मानसिक ऊर्जा जिनका आपने जिक्र किया था, यानी गुण। बिल्कुल सही। ये कारण सीधे तौर पर मन के संतुलन को प्रभावित करते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में मानसिक गुणों को कहा गया है। ये मन की विशेषताएं या ऊर्जाएं हैं। सत्व है जो स्पष्टता, संतुलन, शांति और हल्केपन से जुड़ा है। फिर रजस है, यह ऊर्जा, जुनून, गति है, लेकिन यह आसानी से बेचैनी और अशांति में बदल सकता है। ठीक है। और अंत में तमस, जो स्थिरता, जड़ता का प्रतीक है, लेकिन अधिक मात्रा में यह जड़ता, भारीपन, सुस्ती और भ्रम में बदल जाता है। ये सिर्फ मूड नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति की गहराई में छुपी बनावटों की तरह है। ठीक है, तो अगर ये कारण और इनसे जुड़ी ऊर्जाएं हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार मानसिक असंतुलन के वास्तविक लक्षण कैसे दिखते हैं? अष्टांग हृदय में इसका क्या वर्णन है? मुझे लगता है कि वे काफी विशिष्ट होंगे, जैसा कि आयुर्वेद में होता है। वास्तव में वे बहुत विशिष्ट हैं, और यह हैरान करने वाला है कि वे आधुनिक अनुभवों से कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सा गुण असंतुलित है। अगर रजस अधिक है, यानी बहुत अधिक सक्रियता, बहुत अधिक अग्नि, तो ग्रंथ में चिंता, बेचैनी, शायद गुस्सा और लगातार दौड़ते विचार जैसे लक्षणों का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं, जब आपका मन चुप नहीं होता, आप बैठ नहीं सकते, हाँ। आसानी से चिड़चिड़ा हो जाना। ओह हाँ, बिल्कुल सही। ये बहुत बहुत जाना पहचाना लगता है। वह लगातार हलचल, तना हुआ या बेचैन महसूस करना। अगर समस्या तमस की हो तो क्या होता है? जब तमस प्रधान होता है, जिससे जड़ता या भारीपन आता है, तो लक्षण अवसाद, सुस्ती, आलस्य, भ्रम, शायद दिमागी धुंध और बस एक सामान्य अंधकार या फंसे होने की भावना जैसे लगते हैं। हूँ। प्रेरणा की कमी, बोझिल महसूस करना। हाँ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथ मानसिक लक्षणों को 3 दोषों, वात, पित्त और कफ से जोड़ता है। ये जैव ऊर्जाएं हैं जो हमारे स्वभाव को नियंत्रित करती हैं। ओह, दोष। सही। लोग इन्हें शरीर के प्रकार या डाइट से जुड़े क्विज से जानते होंगे। ये मानसिक लक्षणों में खास तौर पर कैसे भूमिका निभाते हैं? ये मानसिक रूप से क्यों प्रकट होते हैं? देखिए, हर दोष की अपनी स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं। जब वात दोष बढ़ जाता है, तो वात स्वभाव से ही हल्का, गतिशील, शुष्क और ठंडा होता है। यह मानसिक रूप से अस्थिरता के रूप में प्रकट होता है। तो इसमें आपको पैनिक अटैक, बहुत ज्यादा डर और चिंता, नींद न आना और ऐसा अस्थिर, बिखरा हुआ सा एहसास हो सकता है। मन ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा हो। समझ में आता है। और पित्त दोष के साथ, जब पित्त असंतुलित होता है, तो वह अग्नि जैसा तीखा और प्रबल हो जाता है। मानसिक रूप से यह चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आक्रामकता या आलोचनात्मक या परफेक्शनिस्ट हो सकता है। मानसिक अग्नि तेज जलती है, जिससे निर्णयात्मकता और नियंत्रण की आवश्यकता पैदा होती है। सही है, बहुत तीव्र। और अंत में कफ दोष। कफ पृथ्वी जैसा भारी, स्थिर और नम होता है। जब यह अत्यधिक या असंतुलित हो जाता है, तो वही स्थिरता जड़ता में बदल सकती है। तो मानसिक रूप से आप उदासीनता, खुद में सिमटना, भावनात्मक रूप से भारी महसूस करना, शायद जिद्दीपन या किसी चीज से चिपके रहना और बदलाव का वास्तविक विरोध देख सकते हैं। यह अविश्वसनीय है कि इतने समय पहले ये विवरण कितने सटीक थे। ये सिर्फ अस्पष्ट भावनाएं नहीं हैं, ये वास्तव में पहचाने जाने योग्य पैटर्न और स्थितियां हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ग्रंथ में गंभीर स्थितियों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। ये वास्तव में पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करता है। गंभीर असंतुलन को उम्दा जैसे शब्दों के तहत चर्चा की गई है, जो शायद उस चीज से संबंधित है जिसे हम मनोविकृति या गंभीर उन्माद कह सकते हैं। अपस्मार है, जिसे अक्सर मिर्गी के विकारों से जोड़ा जाता है, लेकिन यह स्मृति, हानि या असंपृक्त अवस्थाओं से भी संबंधित हो सकता है। हाँ। और चिदम्बगा, जो तीव्र चिंता, भावनात्मक उथल पुथल, शायद गंभीर संकट को दर्शाता है। यह दिखाता है कि उनके पास बहुत गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए भी एक ढांचा था, जो स्वाभाविक रूप से हमें उस बड़े सवाल की ओर ले जाता है जो हर कोई जानना चाहता है।
समाधान क्या है? आयुर्वेद, जो अष्टांग हृदयम पर आधारित है, वह मन को वास्तव में कैसे स्वस्थ करता है या संतुलित रखता है? आपने कहा था कि इसके 3 मुख्य तरीके हैं। बिल्कुल सही। यह उपचार के लिए 3 व्यापक श्रेणियां प्रस्तुत करता है, जिससे एक बहुत ही व्यापक उपचारात्मक प्रणाली बनती है। पहली को सत्वजय चिकित्सा कहा जाता है। सत्वजय चिकित्सा, ठीक है। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये सीधे मन पर केंद्रित है, जैसे मानसिक अनुशासन। बिल्कुल। आप इसे प्राचीन मनोचिकित्सा या मानसिक प्रशिक्षण मान सकते हैं। इसमें ऐसे अभ्यास शामिल हैं जो सीधे मन को शांत करने, विचारों को शुद्ध करने और ध्यान को पुनर्निर्देशित करने पर केंद्रित हैं। पाठ में सकारात्मक पुष्टि, माइंडफुलनेस, आत्मचिंतन और प्रेरणादायक ग्रंथों के अध्ययन जैसे तरीकों का उल्लेख है। यह सब विचारों के साथ सचेत रूप से काम करने, नकारात्मक पैटर्न छोड़ने और सक्रिय रूप से सकारात्मक, स्पष्ट विचारों को विकसित करने के बारे में है, जो आधुनिक सीबीटी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जैसा ही है। तो जिन चीजों के बारे में हम आजकल हमेशा बात करते हैं, जर्नलिंग, ध्यान, सकारात्मक सोच, ये कोई नई प्रवृत्तियां नहीं हैं। इनकी जड़ें हजारों साल पुराने ऐसे ग्रंथों में हैं। यह वास्तव में यह दर्शाता है कि ये अभ्यास कितने मौलिक और बुनियादी हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है युक्त व्यापाराय चिकित्सा। यह तरीका अधिक ठोस चीजों को शामिल करता है, आहार, विशेष जड़ी बूटियां और जीवन शैली में बदलाव। यहाँ विचार ये है कि आपके मन के स्वस्थ रहने के लिए आपको एक स्थिर शारीरिक और ऊर्जावान आधार बनाना जरूरी है। आप वास्तव में इन्हें अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए, ग्रंथ में ऐसी जड़ी बूटियों की सिफारिश की गई है जो मन के लिए लाभकारी हैं, जैसे अश्वगंधा तनाव के लिए, ये एक एडेप्टोजन है। मानसिक स्पष्टता के लिए ब्राह्मी और शांति व नींद के लिए शंख पुष्पी का उल्लेख है। जी हाँ। और फिर आहार है, जिसमें सात्विक आहार पर बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो ताजे, हल्के, पचाने में आसान, स्पष्टता को बढ़ावा दें, उन चीजों से बचना जो मन को विचलित करती हैं, जैसे उत्तेजक पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, बहुत भारी या बासी खाना। और जीवन शैली, हमारी रोजमर्रा की आदतों का क्या? आजकल हम दिनचर्या के बारे में बहुत सुनते हैं। यह बिल्कुल जरूरी है। यह दिनचर्या के अंतर्गत आता है, यानी नियमित दैनिक दिनचर्या का सिद्धांत। इसमें नियमित रूप से सोने का समय तय करना, जल्दी उठना, शायद तेल से स्वमालिश करना और योग जैसी हल्की कसरत करना शामिल है, जो शरीर और मन को जोड़ती है। ये रोजमर्रा की व्यावहारिक चीजें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से स्थिरता पैदा करती हैं, जो मानसिक संतुलन को सहारा देती हैं। ये सहायक आदतें बनाने में है। ये सचमुच हर पहलू को कवर करता है ना? जड़ी बूटियों से लेकर अपने दिन की संरचना तक। और तीसरा तरीका? तीसरे को दैव विपाश्रय चिकित्सा कहा जाता है। यह उन उपचार विधियों की ओर इशारा करता है जो अधिक आध्यात्मिक या आस्था आधारित होती हैं। यह स्वीकार करता है कि बहुत से लोगों के लिए भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़ना, यानी विश्वास प्रणालियां और शायद अदृश्य ऊर्जाएं, उपचार में बड़ी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह की प्रथाएं शामिल होती हैं, खासकर आज के श्रोताओं के लिए जो इन पुरानी परंपराओं से परिचित नहीं हो सकते? उदाहरणों में विशेष ध्वनियों या मंत्रों का जप करना, प्रार्थना या अनुष्ठानों में भाग लेना और कभी-कभी ऐसे रत्न या जड़ी बूटियों का उपयोग करना शामिल है जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें कुछ आध्यात्मिक या सूक्ष्म ऊर्जात्मक गुण होते हैं। इसे ग्रंथ में पूरे प्रणाली के एक मुख्य भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मानता है कि आस्था, आध्यात्मिक जुड़ाव और किसी बड़ी चीज का हिस्सा होने की भावना, ये सभी संतुलन, लचीलापन और उपचार पाने के लिए वास्तव में शक्तिशाली शक्तियां हो सकती हैं। यह पूरे व्यक्ति को स्वीकारने के बारे में है, जिसमें उसकी आध्यात्मिकता भी शामिल है, बिना किसी एक विशेष विश्वास का समर्थन किए, बल्कि ग्रंथ की समग्र दृष्टि को दर्शाते हुए। वाह, ये वास्तव में एक संपूर्ण प्रणाली है। यह आपके नाश्ते में क्या खाते हैं से लेकर आपकी सबसे गहरी मान्यताओं तक सब कुछ छूता है। तो चलिए इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। अगर कोई अभी सुन रहा है और वह कुछ व्यावहारिक सुझाव चाहता है जिन्हें वह वास्तव में अपना सके, तो मानसिक स्वास्थ्य को संवारने के लिए अष्टांग हृदय से कौन-कौन से मुख्य और क्रियाशील टिप्स हैं? हाँ, इन सिद्धांतों से सीधे जुड़े कई ठोस उपाय हैं। सबसे पहले, जल्दी उठना, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले। यह सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, यह उस शांत और स्पष्ट समय का सचेत उपयोग करने की बात है ताकि आप अपने दिन के लिए मानसिक स्थिति तय कर सकें। यह प्रकृति की लय से तालमेल बिठाकर परानोमा, यानी समय के तनाव का सीधा मुकाबला करता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने दिन की पहली पसंद सात्विक बना रहे हों। ठीक है, दिन की शुरुआत स्पष्टता के साथ करना समझ में आता है। और क्या? दूसरा, रोजाना कुछ समय के लिए मौन या ध्यान के लिए समय निकालना, भले ही कुछ ही मिनट हों। यह मन को स्थिर करने के लिए आवश्यक स्थान बनाता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, रजस की बेचैनी को कम करने में मदद करता है और तमस के धुंध को साफ करता है। और जैसा कि आपने इंद्रियों के बारे में कहा, मुझे लगता है कि हमारे इनपुट को संभालना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा।
तीसरी सलाह है नकारात्मक मीडिया के उपभोग को सीमित करें। इस बात को लेकर बहुत सजग रहें कि आप अपनी इंद्रियों को क्या खिला रहे हैं। यह मूल रूप से सत मंत्री अर्थ संयोग यानी इंद्रियों के दुरुपयोग के सिद्धांत को उल्टे तरीके से लागू करना है। यह सुनिश्चित करना कि आपकी इंद्रिय आहार पोषक हो, थकाने वाला नहीं। सही है। चौथा, एक सकारात्मक सामाजिक मंडली बनाएं। हमारे आसपास के लोगों की ऊर्जा सच में हम पर असर डालती है। अपने आप को सहायक और उत्साहवर्धक लोगों से घेरें। और पांचवां, जागरूकता से भावनाओं को रूपांतरित करना सीखें। भावनाओं को सिर्फ दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें देखें, समझें वे कहां से आ रही हैं और उन्हें सचेत रूप से अधिक संतुलित अवस्थाओं की ओर मार्गदर्शित करें। यही है सत्व आयुर्वेद के अनुसार दैनिक क्रिया में मानसिक अनुशासन। तो आखिरकार बात यह है कि आपको अपने सुबह के समय, अपने शांत समय, जो भी आप सूचना या सामाजिक रूप से ग्रहण करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ अपने संबंध को लेकर सचेत रहना है। और यह सब एक अंतिम उद्देश्य की ओर इशारा करता है। बिल्कुल सही। इन सभी अभ्यासों, आहार, दिनचर्या, जड़ी बूटियों, मानसिकता, हर चीज में जो एक सामान्य सूत्र और अंतिम लक्ष्य है वह है सत्व को विकसित करना। और हमें फिर से याद दिलाएं, सत्व का अर्थ क्या है? सत्व वह गुण है जिसमें स्पष्टता, संतुलन, शांति, करुणा, आत्मनियंत्रण और शुद्ध सरल आनंद होता है। यह मन की सबसे स्पष्ट सामंजस्यपूर्ण अवस्था है, हल्का, जागरूक, संतुलित। जब आप जानबूझकर ऐसे कार्य और आदतें चुनते हैं जो सत्व को बढ़ाते हैं, तो आप केवल समस्याओं से बचने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सक्रिय रूप से आंतरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और लचीलापन विकसित कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह उस मन तक पहुंचने का मार्ग है जो स्पष्ट और केंद्रित रह सकता है और जीवन में चाहे जो भी आए सुख का अनुभव कर सकता है। आज की यह खोज कितनी रोचक रही जब हमने अष्टांग हृदय में गहराई से प्रवेश किया। ये कितना शक्तिशाली स्मरण है ना, कि यह प्राचीन ज्ञान केवल पुराना इतिहास नहीं है। यह अत्यंत प्रासंगिक है, कालातीत है और हमारे मानसिक कल्याण के लिए इस समय इतनी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आधुनिक जीवन से इसकी जुड़ाव वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगली बार जब आपको मानसिक बोझ महसूस हो तो इस प्राचीन ग्रंथ का संदेश याद रखें। सच्चा उपचार, सच्चा संतुलन अक्सर बाहर बेतहाशा खोजने से नहीं, बल्कि रुकने का चुनाव करने से शुरू होता है। बस रुकना, सांस लेना, भीतर देखना और शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा, उस आंतरिक सामंजस्य की ओर सचेत रूप से काम करना। यह एक आंतरिक रासायनिक परिवर्तन जैसा है जो आपकी अपनी पसंद से शुरू होता है। अगर इस गहराई से की गई चर्चा ने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे थोड़ी शांति की जरूरत हो या जो मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तलाश रहा हो। अगली बार तक अपने भीतर की दुनिया को खोजते रहें और उन चीजों में गहराई से उतरते रहें जो आपको सच में फलने फूलने में मदद करती हैं।